हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी के आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें संकलित एक कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। चलिए आज इस कविता का हम विश्लेषण करेंगे तथा इस कविता से महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय कैमरे में बंद जो अपाहिज कविता है, इसके रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। संवेदनशील का मतलब उन्होंने उस समय की जो पीड़ाएं थी या उस समय का जो परिवेश था उसको लेकर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में भी कार्य किया। यानी कि जो प्रतीक पत्रिका है इसके सहायक संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। यानी कि प्रतीक अखबार के अलावा भी इन्होंने दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान नामक जो पत्रिकाएं हैं इनसे संबंध भी इनका रहा है। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ। यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? 1990 में। और 3-4 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। अब इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं। कविताएं देखिए कौन कौन सी है। उनकी कविताओं में आम आदमी की कठिनाइयां और स्वतंत्रता के बाद के सपनों का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने पत्रकारिता की शैली को अपनी रचनाओं में अपनाया है। उन्होंने पत्रकारिता की शैली को अपनी रचनाओं में अपनाया है। आगे देखिए, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं सीढ़ियों पर धूप में जो 1960 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं 1982। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यानी कि ये जो रचना है, प्रमुख जो पुस्तक है लोग भूल गए, इसके लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इनका कला पक्ष देखिए। उन्होंने अपनी कविताओं में पत्रकारिता की भाषा और शिल्प को शामिल किया है। उनकी कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग मिलता है। उन्होंने लक्षणा और व्यंजना जैसी शब्द शक्तियों का भी प्रभावी प्रयोग किया है। यानी कि इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, इनका अगर कला पक्ष देखें तो इन्होंने अपनी कविताओं में पत्रकारिता की भाषा और शिल्प कला को शामिल किया। उनकी कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग मिलता है। उन्होंने लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का भी प्रभावी प्रयोग किया है। तो ये था इनका कला पक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं की जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 में जो संकलित कविता है उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। अब इस कविता के जो व्याख्या है हम विस्तारित रूप से करेंगे या इस कविता का विश्लेषण करेंगे। पहले देखिए कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ जो ये रघुवीर सहाय की ये कविता है, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के समय लगभग जो पत्रकारिता होती थी या जो मीडिया थी या एक तरीके से बोले अखबार वगैरह है, यानी कि इनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय ने उस समय जो पत्रकारिता का रूप था उस पर व्यंग्य किया है। पहले पत्रकारिता का उद्देश्य होता था सत्यता से अवगत कराना, वास्तविक जानकारी को पाठकों तक पहुंचाना या लोगों तक पहुंचाना या आम जनता तक पहुंचाना। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, इसके विपरीत काम हो रहा है। वर्तमान समय में जो समाचार पहुंचाने वाले लोग हैं वो अपनी प्रसिद्धि या टीआरपी के लिए सिर्फ उन्हें ऐसी चीज़ों को वो विषय बनाते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। आम व्यक्ति को वो परेशान करके, परेशान का मतलब एक तरीके से जैसे उसका अगर साक्षात्कार करे या इंटरव्यू ले
तो उस इंटरव्यू में उससे इस प्रकार के सवाल करे जाते हैं ताकि वो अपने दुख को व्यक्त कर सके, और उस दुख व्यक्त करने के कारण उस चैनल के टीआरपी बढ़े। तो रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इसके माध्यम से जो मीडिया है उस पर करारा प्रहार किया है। तो देखिए, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख, ये दुख शब्द ऐसे नहीं होगा भाई, दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अभी यहाँ देखिए, एक जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है या इंटरव्यू के लिए एक अपाहिज व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब उसको दिखाया जाता है, सबसे पहले वो अपना परिचय देते कि हम समर्थ शक्तिमान है, अर्थात हम हमारे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। शक्तिशाली का मतलब हम वास्तविकता से अवगत कराते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें, वास्तविकता से वो अवगत नहीं कराते। चलिए पहले इसका जो प्रसंग है वो देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। यानी कि जो प्रस्तुत काव्यांश है ये किससे लिया गया? आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता शीर्षक से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता, देखिए मैंने बताया था ना, पत्रकारिता मीडिया की जो वर्तमान समय की स्थिति उस पर व्यंग्य किया है, संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं, दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। यानी कि मीडिया का सिर्फ एक ही काम रहता है कि उनका खुद का टीआरपी या खुद का व्यापार बढ़ना चाहिए, उसके लिए वो सामने वाले व्यक्ति का यदि कोई दुख है तो उस दुख को भी वो व्यापार का साधन बना लेते हैं। तो एक चीज याद रखना, ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता से कोई काव्यांश हमें दिया जाए, उसकी हमें सब प्रसंग व्याख्या करनी है, तो सभी प्रसंग एक जैसे होंगे। तो हमें ये याद रखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता, इस लाइन को थोड़ा विशेष ध्यान रखना, मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। अब देखिए व्याख्या, कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है, यानी कि वर्तमान समय में जो मीडिया के लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है उसका वर्णन करते हैं। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ शक्तिमान मानते हैं, यानी कि स्वयं को शक्तिशाली मानते। इसके अलावा देखिए, वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं, वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो जो बातें बोलते हैं उसी का ज़्यादा प्रभाव रहता है, ये उन लोगों का मानना है। अब वे एक बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलवाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे। क्या आप अपाहिज, अब एक बात बताइए, अपाहिज व्यक्ति का यदि इंटरव्यू लिया जा रहा है, हमें पता है कि वो व्यक्ति अपाहिज है, फिर भी हम क्या उससे ऐसे सवाल पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? तो मतलब मीडिया को अपनी टीआरपी चाहिए, अपना व्यापार चाहिए, इसके लिए वो किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकते, किसी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते। सामने वाले व्यक्ति को कैसा लगे इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो जो पूछने वाला, इंटरव्यू लेने वाला, वो क्या पूछ रहा है? क्या आप अपाहिज हैं? यदि है तो आप क्यों अपाहिज है? यानी कि पहले तो पूछा आप अपाहिज है, यदि आप अपाहिज है तो क्यों अपाहिज है, यानी कि उनको कारण भी बताइए। क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न जब उससे पूछे जाते हैं तो जो अपाहिज व्यक्ति है वो चुप रहता है, यानी कि उससे इन प्रश्नों के जवाब भी नहीं दिए जाते हैं। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको, अपाहिज को, यानी कि जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है वो कैमरे वाले को कहता है कि इसको, किसके लिए? इस अपाहिज व्यक्ति के लिए स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ, यानी कि इसको जूम करो और बड़ा बड़ा करके दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं।
अब वो जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है वो बार बार उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है जो बेतुके हैं, लेकिन जो अपाहिज व्यक्ति है वो उन प्रश्नों के जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इन प्रश्नों के मैं जवाब दूंगा तो मेरी ही मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। यानी कि प्रश्नों का जो तरीका है वो सिर्फ व्यापार से संबंधित है, उस सामने जो व्यक्ति बैठा अपाहिज उसकी मानसिकता से संबंधित नहीं है। चलिए अब इसका विशेष देखते हैं। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो मीडिया है उस पर करारा व्यंग्य किया गया है, उसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया है। काव्यांश में नाटकीयता है, बिल्कुल सही है। भाषा सहज व सरल है और व्यंजना शब्दशक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्दशक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और इस कविता में किस शब्दशक्ति का प्रयोग हुआ है? व्यंजना शब्दशक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए बढ़ते हैं कविता के अगले अंश की ओर। अब जब साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछ रहा है और वो अपाहिज व्यक्ति है, जब उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा, तो साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है वो बार बार उस पर दबाव बना रहा है। वो क्या कह रहा है? सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी कि वो फिर वैसे ही प्रश्न पूछ रहा है बेतुके जैसे। कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं। अब जब वो प्रश्नों का जवाब नहीं देता है तो वो बार बार ऐसे उस पर दबाव बनाता है कि प्रश्नों का जवाब दीजिए, सोचिए, बताइए कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है। तो चलिए इसके जो प्रसंग है वो देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते। ये दुख शब्द बहुत जगह गलत आ रहा है, तो आप देख लेना। दुख मैंने बता दिया, दुख शब्द ऐसे लिखा जाएगा। तो मैंने बताया ना, यदि कैमरे में बंद अपाहिज कविता से किसी भी प्रकार का काव्यांश दिया जाता है और उसकी हमेशा प्रसंग व्याख्या करनी है, तो प्रसंग ये ध्यान रखिए एक ही होगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। यानी कि वो उससे पूछ रहे हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। अरे तो जब अपाहिज हो गया है वो कोई जानबूझकर थोड़ी ना हुआ है। अब जब आप उससे पूछोगे अपाहिज होकर कैसा लगता है, तो ये बेतुके सवाल होते हैं। यह बात सोच कर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। यानी कि जब वो अपाहिज व्यक्ति है, जब जवाब नहीं देता है, तो जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है वो उसे इशारों से बताता है कि आपको ऐसा लगता है, ताकि वो बोले। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। एक जगह कहता भी है उस कविता के अंश में कि हमारा जो उद्देश्य है वो है कार्यक्रम को रोचक बनाना, और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। कहने का मतलब अंत में जब वो कहता है कि इसके रोने का इंतजार आप भी करते हो, तो यहाँ वो समाज पर कटाक्ष करते हैं कि आज का जो समाज है उस समाज की सोच भी ऐसी हो गई कि यदि कोई अपाहिज व्यक्ति है तो वो भी उसकी मजबूरी को समझे बिना, उसकी मजबूरी के लिए सहानुभूति दिए बिना वो उसका मजाक बनाने का प्रयास करते हैं। अब विशेष देखिए, कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया। बिल्कुल आज के समय में जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बहुत न के बराबर बची है। मानवीय संवेदनाएं ऐसी होती हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, तो उसकी सहायता की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में इसके विपरीत है। जो व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, उसको तो और ज़्यादा दुखी किया जाता है।
दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य किया है, बिल्कुल सही है। जो मीडिया है उनके निर्माताओं पर व्यंग्य किया गया है इस कविता के माध्यम से। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य है। सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। तो विशेष में देखिए, जैसे सरल व भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है तथा मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है उसके बाद का अंश। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे ये फूली हुई है भाई, फूली हुई आंख का ये है नहीं है का एक की है, ये की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता है, ये अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक साथ, ये एक साथ है, एक साथ रुलाने हैं आप और वह दोनों। कैमरा, अब उसके बाद में जब ये इतनी सारी बातें हुई, उसके बाद में वो जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है वो क्या कहता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। थोड़ी ही कसर रह गई, वो किसके बारे में बता रहा है, यानी कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो रोया नहीं, यही थोड़ी कसर रह गई। चलिए अब इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक से लिया गया है। इस कविता की रचयिता रघुवीर सहाय है। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। उसने यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। मैंने बता दिया प्रसंग एक जैसा होगा। अब देखिए व्याख्या। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शक को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है उसका उद्देश्य होता है कि दर्शक और जो इंटरव्यू देने वाला, साक्षात्कार देने वाला, दोनों एक साथ रहेंगे तो उस कार्यक्रम की जो टीआरपी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए वो दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास करता है। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो चलिए ये था प्रसंग, ये थी व्याख्या। अब इसका विशेष देखिए 2-3 पॉइंट, अगर ज़्यादा याद नहीं हो तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट तो हमें लिखने ही है। तो देखिए जैसे पहला पॉइंट तो लिख दिया, भाषा सरल व सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। दूसरा मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ। तीसरा इसमें मीडिया के जो निर्माता हैं, निर्माताओं की जो मानसिकता है उस पर व्यंग्य किया गया है। ये थी कविता। इस कविता की हमने व्याख्या करी। अब पढ़ते हैं इस कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। बिल्कुल सही है। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, इस पर हमें विचार करना है। तो यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कविता के माध्यम से जो रघुवीर साहब वो बताना चाहते हैं कि जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति होता है
वो दिखावे की सहानुभूति व्यक्त करता है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य उनका अपने व्यापार को बढ़ाना है, साथ ही सामने वाले व्यक्ति को मानसिकताओं को ठेस पहुंचाना है। तो अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है, जो संचालक होता है वो क्या करता है, अपाहिज की अपंगता को बेचना चाहता है ताकि उसका व्यापार बढ़े, उसके टीआरपी बढ़े। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। बिल्कुल सही है, यानी कि दूरदर्शन पर जो ज़्यादातर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो व्यापार के उद्देश्य से दिखाए जाते हैं। कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण दिखाए जाते हैं कि उनका व्यापार बढ़े, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो कोई सामाजिक हित या सामाजिक उद्देश्य को लेकर नहीं होता, बल्कि खुद के उद्देश्य को लेकर होता है। अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। कविता में एक जगह लाइन आती है कि हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। इस पंक्ति का हमें अर्थ स्पष्ट करना है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग्य किया कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। यानी कि जो समर्थ शक्तिवान है बिल्कुल है, और हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल कौन है यहाँ? अपाहिज व्यक्ति है। तो कवि क्या कहता है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग्य किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और ये दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? तो देखिए, कार्यक्रम संचालक व निर्माणकर्ता एक ही उद्देश्य होता है। कार्यक्रम संचालक व निर्माणकर्ता का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा इससे उसे धन व यश की प्राप्ति होती है, या धन और यश मिलता है। तो शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? इसी से ये उद्देश्य पूरा होगा, इनकी एक तो टीआरपी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, लोगों के सहानुभूति बटोरने में संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब उन्हें अपने चैनल से मतलब है, उन्हें अपने कार्यक्रम से मतलब है कि कार्यक्रम प्रसिद्ध होना चाहिए, लोगों की सहानुभूति प्राप्त होनी चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए ताकि उनका व्यापार बढ़ता चला जाए। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य है भी है, दृश्य शब्द ऐसे लिखा जाएगा, दृश्य को ज्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा, समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते। यानी कि कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है,
वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा, समय और पैसे की बर्बादी वो नहीं करना चाहते। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनके अलावा अन्य है कुछ प्रश्न, उनको देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है इसके व्यंग्य पर हमें टिप्पणी करनी है। इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रम का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में न तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और न ही उनके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानता है। रोचक बनाने के लिए वह ऊंट पटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यानी कि ये जो कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर हमें टिप्पणी करनी है, तो इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम में प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। यानी कि वो अपना प्रचार प्रसार करने के लिए किसी की भी करुणा को बेच सकता है। वह इसी कार्यक्रम का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु उसे इस कार्य व्यापार में न तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और न ही उनके मान सम्मान की चिंता। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानता है, चाहता है। ये वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता आएगा, यहाँ चाहता है। रोचक बनाने के लिए वह ऊट पटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूर तक सम्मत? उत्तर दीजिए। यानी कि इसे हम करुणा की कविता मानते हैं, क्रूरता की कविता मानते हैं, इसका हमें जवाब देना है। तो इस कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अपाहिज व्यक्ति के प्रति सहानुभूति के बजाय व्यापार को महत्व दिया गया। इसलिए हम इस कविता को कैसी मानेंगे? क्रूरता की कविता मानेंगे। यह कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर व्यंग्य करती है, बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में मीडिया का जो व्यापार है और उसकी जो कार्यशैली उस पर व्यंग्य भी करती है। दूरदर्शन कमजोर व अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वह कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, अपितु अपने कार्यक्रम के जरिए वह स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है। अतः यह कविता पूर्णतः मीडिया की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। यानी कि अपाहिज जो व्यक्ति है उसके प्रति संवेदनशीलता या उसके प्रति जो उनका दिखावा है वो बिल्कुल भी झूठ है, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने व्यापार को बढ़ाना, अपने कार्यक्रम को और ज़्यादा टीआरपी दिलवाना है और ज़्यादा प्रसिद्धि दिलवाना है। और इस ऐसे इंटरव्यू के माध्यम से जो साक्षात्कार लेने वाले होते हैं, निर्माता होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है खुद के व्यापार को बढ़ाना, साथ ही समाज की नज़रों में खुद को समाज हितैषी सिद्ध करना। इसके लिए वो क्या करते हैं? इस प्रकार के इंटरव्यू लेते हैं। तो ये जो कविता है पूर्णतः कविता की क्रूरता की कविता है। अगला प्रश्न है, यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है भाई, यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या तात्पर्य? प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए। यह दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है कि वह अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष व्यक्त करे। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग्य है। यानी कि यह अवसर खो देंगे, इसके माध्यम से ये जो पंक्ति आती है इसका मतलब ये है कि यदि आप कुछ बोलना चाहते हो तो आपके पास यही समय है, आप अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं
मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आप इस समय अपने दुख को व्यक्त करेंगे तो हमारी जो टीआरपी वो भी बढ़ जाएगी, इसके अलावा आपके पास ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। तो इसके माध्यम से ये कवि बताना चाहता है कि जो प्रश्न करता है वो उसको जवाब तुरंत चाहिए। यह दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है कि वह अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष व्यक्त करे। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता को पर करारा व्यंग्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता है। प्रश्नकर्ता अपाहिज से उसकी विकलांगपन व उससे संबंधित कष्टों के बारे में बार बार पूछता है, परंतु अपाहिज उनके उत्तर नहीं दे पाता। वास्तविकता यह है कि उसे अपाहिजपन से उतना कष्ट नहीं है जितना उसके कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी अस्पष्ट होते हैं तथा जितनी शीघ्रता से प्रश्नकर्ता जवाब चाहता है उतनी तीव्र मानसिकता अपाहिज की नहीं है। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है कि लेकिन वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता है। यानी कि ये कहता है कि अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता। तो क्यों नहीं बता पाता है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न करता है वो बेतुके होते हैं। इसके अलावा उसके दुख को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तीसरी बात, प्रश्नकर्ता जितने जल्दी से उत्तर चाहता है उतनी जल्दी वो उत्तर दे नहीं पाता। इस वजह से वो उन प्रश्नों का जवाब नहीं देता है। कहने का मतलब उसे मालूम रहता है कि अगर मैं ऐसे प्रश्नों का जवाब दूंगा तो मेरे अपाहिजपन का मजाक बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी है कि अपने विचार या अपनी प्रतिक्रिया क्या है इस कविता के बारे में। तो चलिए देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता यानी कि जो प्रस्तुत करता है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा वे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ भी उनकी पैसा कमाने की सोच दिखती है जो उनकी मानवता के ऊपर हावी हो चुकी है। यानी कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के ऊपर हमें अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी है। तो देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तोता की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, अपाहिज व्यक्ति होता है, उस अपाहिज व्यक्ति की संवेदनाएं हैं उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें अपने व्यापार से मतलब है। वे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं क्योंकि उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो उसके अपाहिजपन होने पर ज़्यादा दुख व्यक्त करवाते हैं, उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अपाहिज व्यक्ति जो होता है उसकी पीड़ा को बेचने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी उनकी पैसा कमाने की सोच दिखती है जो उनकी मानवता के ऊपर हावी हो चुकी है। यानी कि वो जैसा भी हो पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए उनकी जो सोच है, उनकी सोच पर जो पैसे की मानसिकता है वो उन पर हावी हो चुकी है। तो ये थी आज की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि थे रघुवीर सहाय। इस कविता का हमने विश्लेषण किया तथा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा करी। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ इन प्रश्नों से बाहर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।